फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2023 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आए हैं। आज हम आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। और आप सभी लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा आउट ऑफ 30 आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका सबसे पहला क्वेश्चन कथन और तर्क वाले हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कथन की शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आपको बहुत ही करेक्ट और बिल्कुल सही सटीक बोला गया है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। ठीक है। और आइए तर्क देखते हैं क्या है। तर्क फ्रेंड्स देखिए कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। सही विकल्प चुनें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका तर्क भी बिल्कुल सही है कि जो बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका कथन भी सही है और तर्क भी सही है, और जो तर्क है कथन के ही संबंधित में उसने तर्क दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ तो आपका बिल्कुल सही हो गया पहला ऑप्शन, तो आपको ये तीनों पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास निरंतर होता है, रुक रुक के होता है, संस्कृति आधारित होता है, आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो देखिए फ्रेंड, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करता है, ठीक है, वे मानते हैं कि विकास जो है वो रुक रुक कर होता है। ठीक है, क्योंकि वो चरणों के बारे में बात किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहला ही आपका खाली स्थान दे दिया है, उसके बाद दिया है समाजीकरण का या फिर की एक प्राथमिक संस्था है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक संस्था जो होती है वो तो आपका परिवार ही होता है। ठीक है। और उसके बाद देखिए, जबकि खाली स्थान समाजीकरण की एक द्वितीय संस्था है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला ही दिया है परिवार। हमने आपको बता दिया है कि समाजीकरण की सबसे प्रथम जो संस्था होती है वो आपका परिवार होता है। ठीक है। और जो द्वितीयक होगा वो क्या होगा, विद्यालय। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऐसे ही पता चल गया, फोर्थ सही है। 3 ऑप्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको पियाजे के अनुसार बताना है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया को, जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ठीक है, ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। ठीक है, पहला है समावेशन, दूसरा है समायोजन, तीसरा है जैविक परिपक्वता, चौथा है फ्रेंड्स आपका संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, समायोजन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए समायोजन वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी नई वस्तु या फिर घटना को, ठीक है, सीधे तौर पर ग्रहण करने या आत्मसात करने के प्रतिरोध को पूरा करने के लिए मौजूदा योजनाओं या संरचना को संशोधित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है कि प्रकृतिवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है।
ठीक है। तो पहला है फ्रेंड्स आपका संवेदीगामक अवस्था या फिर संवेदी गत्यात्मक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रतीकवाद, ठीक है, अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है, वो आपके पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, चरण पर चिन्हित की जाती है, प्री ऑपरेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी आयु कितनी होती है, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निकटस्थ, ठीक है, निकटस्थ विकास क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, दूसरा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा है एरिक इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, चौथा है आपका सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपसे पूछा है निकट, ठीक है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके निकटस्थ विकास का क्षेत्र है वो आपके किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ZPD। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की जो है हमारे, उनके सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूहों में काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, तो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। दूसरा है अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबें, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए, ये भी आपका गलत है फ्रेंड। जो अधिगम प्रक्रिया यानी कि सीखने के दौरान, ठीक है, सांस्कृतिक उपकरणों, किताबें, कैलकुलेटर सबको आप प्रतिबंधित ही कर देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे, ठीक है। तो आइए अगला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सके। ये देखिए फ्रेंड्स सही है, जो पाठ होता है उसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो जो आपके लेव वाइगोत्स्की जी हैं फ्रेंड्स, वो देखिए कहते हैं कि जब विद्यार्थियों को सीखने में कोई जैसे कि समस्या आ रही है, तो जो उनके माता होती हैं या फिर जो उनके गुरु होते हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ी बहुत सहायता करनी चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाठ, ठीक है। तो आगे देखिए, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स गलत है, प्रतिस्पर्धा देने के लिए, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है। पहला है फ्रेंड्स आपका, ठीक है, स्तर फर्स्ट है पूर्व परंपरागत चरण, दूसरा है परंपरागत चरण, तीसरा उत्तर परंपरागत चरण, और चौथा है फ्रेंड्स आपका कि स्तर 2 और स्तर 3 दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार, ठीक है, व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका है फर्स्ट, ठीक है, स्तर फर्स्ट पूर्व परंपरागत चरण, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए प्रगतिशील शिक्षा दर्शन कहता है, क्या कहता है कि शिक्षकों को बच्चों को रट्टा मारकर याद करने के बजाय सिखाना चाहिए कि कैसा सोचना है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड होगा, ठीक है, उत्तर परंपरागत चरण। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका थर्ड होगा उत्तर परंपरागत चरण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये आपका गलत हो गया है टॉपिक थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड, जो उत्तर परंपरागत नैतिक चरण होते हैं, ठीक है, नैतिक विकास का तीसरा चरण है ये, ठीक है फ्रेंड्स, यह एक व्यक्ति की सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को समझाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने आपका 9 क्वेश्चन का ऑप्शन आपको सही बता दिया था। तो देखिए आपका फ्रेंड 9th आपसे अगला क्वेश्चन है आपका कि एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः डैश केंद्रित होती है, अधिगमकर्ता, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा, अध्यापक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको अधिगमकर्ता यानी कि शिक्षार्थी। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः अधिगमकर्ता यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की गतिशीलात्मक, ठीक है, गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। पहला है भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता। दूसरा है समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता। तीसरा है शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप से चिंतन करना। और चौथा है फ्रेंड्स की दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या है कि गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है, दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाई गोत्स्की के अनुसार भाषा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, भाषा के बारे में, लेव वाई गोत्स्की के अनुसार। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है बच्चों के भावनात्मक विकास की द्योतक है। दूसरा है बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है। तीसरा है बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। चौथा है का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड सही होगा कि बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को जो है वो लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो अक्सर देखेंगे आप, लड़कियों को गुलाबी कलर पसंद होता है, जो लड़के होते हैं उन्हें ब्लू कलर पसंद होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा ऑप्शन है जेंडर विविधता, जेंडर सकारात्मकता, तीसरा है जेंडर रूढ़िवादिता और चौथा है जेंडर समानता। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है ये आपका जेंडर रूढ़िवादिता के तहत है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, लैंगिक रूढ़िवादिता या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों के आधार पर किसी विशेष भूमिकाएं, कार्य और उत्तरदायित्व सौंपना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे बताना है आपको कि विद्यार्थियों में जो रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। दूसरा है इस प्रकार के रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें तथा फिल्मों का प्रावधान करना। तीसरा है प्रभावशाली समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को ही महत्व देना। चौथा है विविधता और वैयक्तिक विभिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, वो आपका फर्स्ट है कि इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार के रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका, ठीक है, देखिए एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वे ये समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया है। ठीक है, और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यह किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहला है फ्रेंड्स रचनात्मक आकलन, दूसरा है योगात्मक आकलन, तीसरा है असतत आकलन, चौथा है रूब्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो अध्यापिका है, देखिए आपको ऐसे बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि देखिए जो रचनात्मक या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, एक देखिए नियोजित सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका उपयोग सीखने और सिखाने के दौरान सभी छात्रों और शिक्षकों द्वारा कक्षा में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि जो इच्छित अनुशासनात्मक सीखने के परिणाम होते हैं, ठीक है, उसी परिणामों की छात्रों की समझ में सुधार करने और छात्रों को स्वनिर्देशित विद्यार्थी या फिर शिक्षार्थी, ठीक है, बनाने में सहायता करने के लिए छात्र सीखने के साक्ष्य का उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रचनात्मक आकलन। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस
बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को, ठीक है, अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका तथ्यों को कंठस्थ कराने के लिए। हमने देखिए फ्रेंड्स आपको पहले ही बताया है, जहां पर आपका कंठस्थ, याद, रटाफिकेशन, ठीक है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल, नकल देखिए आपका फ्रेंड निगेटिव होता है। तीसरा है अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोण पर विमर्श करने के लिए। चौथा है आपका अपने विचारों को दूसरों से साझा न करने और अलग होकर काम करने के लिए, ये भी आपका गलत है। जो देखिए फ्रेंड्स जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है वो आपका यही है कि अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आपके कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स पहला यहाँ पर दिया गया है कथन आपका ए कि किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि जो भी शिक्षिका है या फिर अध्यापिका है, ठीक है, किसी भी संप्रत्यय पर चर्चा अगर वो कर रही है तो वो विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण उसे देने चाहिए, ठीक है। और तर्क देखिए फ्रेंड्स क्या है इसका आर, कि अधिगमकर्ता, ठीक है, अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है कि जो अधिगमकर्ता होता है शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित करता है। कब करता है, जब उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ए और आर दोनों ही सही है और जो आर है आपका वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए ऐसा किसमें लिखा गया है, ऑप्शन फर्स्ट में, कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे इन तीनों को ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऑप्शन वन आपका राइट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में समावेशन को, ठीक है, शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है। पहला है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प यानी कि डिजाइन के क्रियान्वयन को। दूसरा है अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम को उपयोग करके। तीसरा है अगम्य पहुंच से बाहर आधारभूत ढांचा अभिकल्पित करके। चौथा है आपका सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करके। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प यानी कि डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स स्वलीनता से पीड़ित बच्चों के लिए क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। अवधान न्यूनता क्रियाशीलता विकार एडीएचडी, ठीक है। दूसरा है स्वलीनता। तीसरा है पठन वैकल्य। चौथा है आपका गुणज वैकल्य। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका विकलांगता के लिए पूछा गया है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्वलीनता, ठीक है। स्वलीनता से पीड़ित बच्चों को भाषा कौशल विकसित करने और दूसरे उनसे क्या कहते हैं यह समझने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, ठीक है, अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे, ठीक है। आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जो देख नहीं सकता है तो आप अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका विभिन्न प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना, ठीक है। और दूसरा है फ्रेंड्स आपका कि विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना। तीसरा है अनुदेशन के समय विद्यार्थी से बहुत दूर खड़े होना। चौथा है स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन
2 विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना। ठीक है, क्योंकि बच्चा देखिए फ्रेंड देख तो सकता नहीं है। ओके, तो आप वो जो है वो स्पर्श करके ही समझ पाएगा क्लास में। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं एवं गीत रचना आरंभ कर दिया तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरणा के इनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका द्योतक है? प्रतिभाशाली होना, औसत बुद्धि लब्धि होना, पठन वैकल्य, स्वलीनता। तो देखिए फ्रेंड्स उसने जो आपका रियान है वो 3 वर्ष की ही अवस्था में बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण यानी कि बिना किसी स्कूल में गए या फिर किसी से सीखे हुए, ठीक है, बिना किसी सहयोग के कविताएं और गीत गाने लगा है। तो वो यानी कि आरंभ कर दिया है और उसमें वो आनंद भी ले रहा है। ठीक है, उसको बाह्य अभिप्रेरणा भी मिल गई है। तो ये आपका कौन सा द्योतक है? प्रतिभाशाली होने का द्योतक है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या सुझाव देना चाहिए? पहला है फ्रेंड्स उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन। अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन तो फ्रेंड्स गलत होगा। दूसरा है प्रतिमान की क्रियाओं पर ध्यान देना। तीसरा है प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना। यहाँ पर याद करना फ्रेंड्स निगेटिव। प्रतिमान की क्रियाओं का अनुसरण और अभ्यास करना निगेटिव। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2। ठीक है, प्रतिमान की क्रियाओं पर ध्यान देना। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? ठीक है, विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम यानी कि जो उन्हें स्वयं अधिगम प्राप्त किया है उस पर विचार चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? ध्यान देना, कंठस्थीकरण, अधिसंज्ञान, विस्मरण या फिर भूलना, यानी विस्मरण को ही भूलना बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अधिसंज्ञान। ठीक है, मेटाकॉग्निशन। ठीक है, किसी की विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता की ये समझ है क्या? अधिसंज्ञान। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कथन और तर्क वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका कथन है ए कि एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश से संबंधित अनुभवों को अनदेखी करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। उनके परिवेश से ही संबंधित उदाहरणों को लेना चाहिए और अनदेखा नहीं करना चाहिए इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका तो गलत हो गया। तर्क है कि विद्यालयों में, ठीक है, विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। ये भी आपका फ्रेंड्स गलत है। जो आपके विद्यालय में अधिगम शिक्षार्थियों हैं, ठीक है, उनसे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अलग नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तो आपका दोनों ही गलत हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है, तो पहले ही गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत हो गया। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट क्या बचा है? फोर्थ, ए और आर दोनों ही गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके नोट वाले क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अधिगम के बारे में सही नहीं है। पहला क्या है? अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं। ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अधिगम के लिए सही नहीं है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, ये तो बिल्कुल भी सही है। चौथा है आपका फ्रेंड्स कि अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, ये बिल्कुल गलत है। बट देखिए फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन में नॉट वाले क्वेश्चन दिए हैं तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अब आपका अगला क्वेश्चन है कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है, ठीक है,
तब वह किस अवस्था में होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है कि कोई भी एक विद्यार्थी है, ठीक है, किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है, तब वह किस अवस्था में होता है। उच्च स्तरीय चिंतन, अनुरूपक चिंतन, प्रक्रियात्मक स्थिरता, चौथा है प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। ठीक है फ्रेंड्स, समस्या समाधान के संदर्भ में, ठीक है फ्रेंड्स, किसी समस्या को प्रस्तुत करने के एक तरीके पर अटक जाने को रिस्पॉन्स सेट कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सही आपसे पूछा है, ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में क्या सही है। ओके, पहला है त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं है, और तीसरा है दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड कि त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए। ये तो सही है, यहाँ पर भूमिका नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा है अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए या फिर दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चा उसी से सीखता है। ठीक है, आप गलतियों से ही सीखते हैं, गलतियों से ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका कि त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। ठीक है, त्रुटियों को सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए क्योंकि फ्रेंड इसमें जो आपका होता है कि जो आपकी त्रुटियां होती है, ठीक है, आप त्रुटियां नहीं करेंगे तो आगे सीखेंगे कैसे। और त्रुटियां देखिए फ्रेंड्स हमेशा और सबसे होती है। ठीक है, तो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा कि त्रुटियां अर्थपूर्ण हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। ठीक है, इसमें से बताया गया है फ्रेंड, पूछा गया है, ठीक है, कि संवेग जो है वो विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। पहला ऑप्शन है बोरियत, दूसरा उच्च डर, तीसरा है उम्मीद, चौथा है गुस्सा। तो देखिए फ्रेंड जो आपको जो विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उम्मीद। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद यानी कि आशा। ठीक है, आशा रखने से हमारी जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो बढ़ती है। ठीक है, हमारे प्रदर्शन में वृद्धि होती है और असफलताओं को स्थायी चुनौतियों के रूप में देखने में मदद मिलती है, न कि स्थायी बाधाओं के रूप में। तो फ्रेंड्स आपका उम्मीद ही अभिप्रेरित कर सकता है, ठीक है, संवेग को। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका कि विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, और ये तो सही है कि विद्यार्थी प्रश्न तो पूछते ही हैं। ठीक है, दूसरा है कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी। तीसरा है आपका शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो। चौथा है फ्रेंड्स आपका कि विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम से अंतर कर पाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये भी आपका जो गलत है फ्रेंड्स कि यही कि सन्नाटा, ठीक है, कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी क्लास में सन्नाटा है। ठीक है, तो ये अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स 2 ऑप्शन आपका गलत है। बट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं तो जो आपका गलत है वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है। इन चारों में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला देखिए ऑप्शन है कि योग्यता के संवृद्धियात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास, दूसरा है विशिष्ट पहचानों यानी कि अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, तीसरा है व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, चौथा है कक्षा में भय और अपराधों को कम करना। तो देखिए फ्रेंड्स जो अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है, ठीक है, तो वो कौन से ऑप्शन में है, वो आपका ऑप्शन 2 होगा कि विशिष्ट पहचानों अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, यही आपके अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 सीडीपी के। ठीक है, तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है कि
अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। पहला ऑप्शन है अधिगम कब प्रभावशाली होगा, यदि जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है आपकी, तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं, ये गलत होगा फ्रेंड्स। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है बहुत ही अमूर्त और जटिल है। तीसरा संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती है। और चौथा है फ्रेंड्स बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ही होगा, ठीक है, कि जो अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो। ओके फ्रेंड्स, तो ईवीएस की क्लास में बस इतना ही, 30 क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @learn with अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अपनी हिंदी की क्लास में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।